नमस्कार। आज की क्लास में हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत पे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत रोचक विषय है। और प्लेटो के काव्य सिद्धांत पे बात करते हुए हम यूनान की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रायः आप ये किताब में पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं कि प्लेटो जो थे वो काव्य के विरोधी थे। आदर्श राज्य के लिए कवि को कहते थे कि कवि को राज्य से बाहर चले जाना चाहिए। वो शक्ति के उपासक थे, दार्शनिक थे। लेकिन आज की क्लास में हम विधिवत रूप से यह समझेंगे कि प्लेटो की जो दृष्टि थी काव्य को लेकर, उसका जो दर्शन था, चिंतन था, उस चिंतन के बनने के पीछे की परिस्थितियां आखिर क्या थी, आखिर क्यों वे काव्य के विरोधी थे और किस तरह के काव्य के विरोधी थे। हर तरह की कविताओं का विरोध वो नहीं करते थे। हम आगे विस्तार से इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और प्लेटो का जो दार्शनिक चिंतन था काव्य सिद्धांत के संबंध में, उसके बनने के पीछे यूनान की परिस्थितियां और उनके गुरु सुकरात का क्या उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसे भी हम जानेंगे। और बहुत विस्तार से हम प्लेटो के तर्कों को समझेंगे आज की क्लास में कि वो काव्य को न मानने के संबंध में, नाटक को स्वीकार न करने के संबंध में आखिर कौन कौन से तर्क देते हैं। तो बहुत रोचक क्लास होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप प्लेटो के काव्य सिद्धांत को आंख बंद करके भी कहीं से भी किसी को भी बता सकेंगे और समझा सकेंगे। ठीक है। प्लेटो का जहां तक परिचय मैं आपको दूं तो प्लेटो यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? एथेंस। याद रखिएगा, ये एथेंस शहर जो है ये बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार लौटेगा, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि प्लेटो का संबंध यूनान के किस शहर से है? एथेंस शहर से। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे और बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें भी इन्होंने लिखी। इनकी महत्वपूर्ण किताबों में नाम आता है द रिपब्लिक का, द स्टेट्समैन का, इयोन का, सिंपोजियम का। ये 4-5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें प्लेटो की मानी जाती हैं। प्लेटो का यह मूलतः मानना था कि एक आदर्श राज्य के लिए उस राज्य में कवि और साहित्यकार की विशेष जगह नहीं होती है। वो दूसरा तर्क यह भी देते थे कि कला या जो साहित्य है वो छाया की छाया है। नकल की नकल या छाया की छाया से क्या संबंध है, आगे हम इसके बारे में जब डिटेल में हम उनके काव्य चिंतन को समझेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। वो कहते थे कि कला या साहित्य जो है वह सत्य से दूर है, वह अवास्तविक है, यथार्थ नहीं है, इसलिए वह नागरिकों के भीतर कोई प्रेरणा या कोई चेतना का निर्माण उससे नहीं हो पाता है। यह कहकर वह काव्य को अस्वीकार कर देते थे। आगे इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं काव्य के विरोध में, और किस तरह के काव्य के विरोध में वो हम आगे चल करके समझेंगे। लेकिन बहरहाल हमें यह समझना जरूरी है मोटे तौर पे कि प्लेटो का जो दार्शनिक चिंतन आया काव्य के संबंध में, उसके पीछे यूनान और यूनान की परिस्थितियों का क्या योगदान रहा। जब तक हम यूनान को नहीं समझेंगे, यूनान की परिस्थितियों को हम नहीं समझेंगे, हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो यूनान, जिसे कि आप ग्रीस भी कहते हैं, एक जमाने में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, दर्शन, गणित, भौतिकी के लिए जाना जाता रहा है। पश्चिमी सभ्यता की जब भी आप बात करते हैं या पश्चिमी सभ्यता के समृद्ध होने की जब भी आप बात करते हैं तो वह समृद्धि यूनान को गिने बगैर या यूनान को हटाकर आप उस समृद्धि की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उस माटी में क्या ऐसी खास बात थी कि उस यूनान से अलेक्जेंडर हुआ, सिकंदर महान, जो पूरी दुनिया को जीतने चला। उस यूनान से पाइथागोरस हुए, उस यूनान से आर्किमिडीज हुए, उसी यूनान से सुकरात हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, होमर हुए। एक से एक बड़े वैज्ञानिक, एक से एक बड़े दार्शनिक, एक से बड़े कवि, एक से एक साहित्यकार। तो यूनान बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध देश रहा, ग्रीस जिसे आप कहते हैं। और यह जो यूनान जो देश है, आप अगर विश्व के मैप पे अगर आप इसे देखें यूनान को, यूनान जो है वो यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित प्रायद्वीपीय देश है। बहुत से छोटे छोटे द्वीपों का यह समूह है। लगभग 20 राज्य हैं। और कहते हैं कि यूनान का कोई भी शहर जो है या कोई भी स्थान वो समुद्र से 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि समुद्र के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा देश है। ठीक है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है।
तो चूंकि समुद्र से उसका बड़ा गहरा रिश्ता रहा यूनान का, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो लोग थे वो बड़े अच्छे व्यापारी हुआ करते थे और बड़े अच्छे नाविक भी हुआ करते थे, नाव चलाया करते थे, व्यापारी भी हुआ करते थे और नाविक भी हुआ करते थे। ठीक, आप देखें विश्व के मानचित्र पे तो यूनान जो है वह यूरोप और एशिया के मध्य में खड़ा हुआ एक ऐसा खूबसूरत देश है जो दोनों को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। छोटा सा देश है और यूनान को आप मुख्यतः 3 भागों में, पूरे यूनान को अगर आप बांटना हो तो मुख्यतः 3 भागों में आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, और ये तीनों भाग जो है यूनान के, उत्तरी, मध्य और दक्षिण, ये तीनों क्या है, पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। पहाड़ियों से घिरे हुए राज्य थे। पूरा यूनान जो था एक तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और समुद्र से भी उसका रिश्ता था। तो यातायात की सुविधाएं उतनी नहीं थी। राज्य तो परस्पर स्वतंत्र थे लेकिन एक दूसरे से बैर भाव रखते थे, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, इसलिए युद्ध अक्सर हुआ करते थे। एक राज्य दूसरे राज्य पे क्या कर दिया करते थे, आक्रमण कर दिया करते थे। ये ठीक वैसे ही समझे आप जैसे भारत में, प्राचीन भारत में या मध्य भारत में शासकों का एक दूसरे से क्या होता था, टकराव होता रहता था, वैसा ही यूनान में भी था। और कोई एक केंद्रीय शासक नहीं बना, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना का बहुत प्रचार प्रसार हुआ नहीं, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। यूनानी प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक कुल मिलाकर के आप देखें तो 20 राज्य हैं, लेकिन इन 20 राज्यों में जो 3 प्रमुख राज्य हैं, उन 3 प्रमुख राज्यों का जो इतिहास है वह इतना समृद्ध है कि वही 3 प्रमुख राज्यों का इतिहास दरअसल पूरे यूनान के इतिहास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रमुख राज्य हैं, उत्तर में मकदूनिया, मध्य में आत्तिका और दक्षिण में लोकोनिया। कौन कौन, उत्तर में मकदूनिया, मध्य में आत्तिका और दक्षिण में लोकोनिया। उत्तर में जो मकदूनिया है उसकी प्रसिद्धि किस बात के लिए है, मकदूनिया की जो प्रसिद्धि है वो सिकंदर महान के लिए। सिकंदर महान का जन्म उसी मकदूनिया में हुआ था जो विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा था पूरी दुनिया पे जीतने के लिए। जो मध्य भाग है आत्तिका, आत्तिका की राजधानी हुआ करती थी एथेंस, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, और जिस एथेंस में किसका जन्म हुआ था, प्लेटो का जन्म हुआ था। तो एथेंस जो था, आत्तिका की जो राजधानी जो एथेंस थी, वह प्रसिद्ध थी बौद्धिकता की वजह से, दार्शनिकता की वजह से, साहित्य की वजह से, कला की वजह से। उस एथेंस में एक से एक साहित्यकार, एक से एक दार्शनिक, एक से एक विचारक, एक से एक लेखक वहां पे पैदा हुए और उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से पूरे यूनान को बहुत समृद्ध किया। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एथेंस जो था वह पूरे यूनान का सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। आगे बात समझ में। और जो तीसरा दक्षिण में जो लोकोनिया था, लोकोनिया की राजधानी थी स्पार्टा। क्या राजधानी थी उसकी, स्पार्टा। स्पार्टा जो थी उसकी प्रकृति कुछ भिन्न प्रकार की थी। स्पार्टा में रहने वाले जो लोग थे वो ताकत अर्जित करने में ज्यादा विश्वास करते थे, सैन्य शक्ति को अर्जित करने में ज्यादा विश्वास करते थे। उनका ध्यान साहित्य और कला पे उतना ज्यादा नहीं था जितना कि शक्ति के अर्जन पे था। अब एथेंस यानी कि आत्तिका की राजधानी एथेंस और लोकोनिया की राजधानी स्पार्टा, राजधानियां तो केंद्र हुआ करती हैं किसी भी स्टेट की। तो एथेंस और स्पार्टा की जो जीवन दृष्टि थी, जीवन को, समाज को देखने की, उसमें बहुत भिन्नता थी। अलग अलग जीवन दर्शन और अलग अलग विचार को लेकर के दोनों आगे बढ़ते हैं। एथेंस बौद्धिक पक्ष को जोर देता है, बौद्धिकता पे बल देता है, साहित्य पे बल देता है, कला पे बल देता है। तो स्पार्टा जो है वह शारीरिक मजबूती पे बल देता है, सैन्य शक्ति पर बल देता है, ताकत पर बल देता है। एथेंस लोकतंत्र की मजबूती पर बल देता है। जाहिर सी बात है, बौद्धिक लोग होंगे, विचारक लोग होंगे तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे। एथेंस जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पे बल दे रहा था, वहीं स्पार्टा जो था वो अधिनायकवाद यानी कि एक तरह से शासन, एक शासकीय प्रणाली को क्या कर रहा था, बल दे रहा था। वो कह रहा था कि सत्ता जो है वो केंद्रीकृत होनी चाहिए। ठीक है, एथेंस में स्वतंत्रता के महत्व पे जोर दिया जा रहा था और स्पार्टा में नियंत्रण के महत्व को जोर दिया जा रहा था। साहित्य, विचार, चिंतन, कला एथेंस में फल फूल रहे थे, जबकि स्पार्टा में परिश्रमी योद्धा और सैनिक पराक्रम पे बल दिया जा रहा था और वहां योद्धा पैदा हो रहे थे। ये क्रम चल रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। अब आप देखें कि प्लेटो का जन्म कहां हुआ, एथेंस में हुआ।
कब हुआ? 427 ईस्वी पूर्व हुआ। मजेदार बात यह है कि प्लेटो के जन्म के 4 साल पहले, जन्म से 4 साल पहले ही स्पार्टा ने एथेंस पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? स्पार्टा ने एथेंस पे आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपस में क्या करते रहते थे? युद्ध चलते रहते थे। तो स्पार्टा ने, इनके जन्म से 427 ईस्वी पूर्व में प्लेटो का जन्म होता है और इनके जन्म से 4 साल पहले स्पार्टा क्या करता है? इनके एथेंस के ऊपर आक्रमण कर देता है। और मजेदार बात यह है कि यह जो युद्ध है वह 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 27 सालों तक यह युद्ध निरंतर चलता रहता है। अब आप देखें कि जन्म से 4 साल पहले जो युद्ध हुआ वो 27 साल तक चला, यानी कि उस युद्ध की विभीषिका के दौरान ही प्लेटो पैदा हुए। उनका शैशव काल उसी युद्ध में बीता, बाल्यकाल बीता, किशोरावस्था बीती और यहां तक कि युवावस्था के भी प्रारंभिक जो वर्ष थे वह भी युद्ध को देखते हुए ही बीत रहे थे प्लेटो के। और 27 वर्षों के लंबे युद्ध और संघर्ष के बाद स्पार्टा ने एथेंस को एक तरह से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इतनी घनघोर पराजय हुई एथेंस की कि एथेंस उठ न सका। मतलब एक तरह से आप कहें कि स्पार्टा ने उस युद्ध में एथेंस को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और उस बर्बादी का मंजर युवा प्लेटो ने अपनी आंखों से देखा था। उसने देखा था कि कैसे सैन्य शक्ति के आगे, ताकत के आगे कला, साहित्य, चिंतन, नाटक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? धरी की धरी रह जाती हैं और शक्ति जो है वह सबको पराजित कर देती है। जो स्पार्टा के द्वारा ग्लानिजनक पराजय हुई एथेंस की, उस पराजय की वजह से प्लेटो के मन में एक बहुत गहरा क्षोभ पैदा हुआ और उसकी मानसिक स्थिति का एक दूसरे तरीके से निर्माण होना क्या हो गया? आरंभ हो गया। ठीक है। और आप सब ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बड़ा प्रतिभाशाली युवा जो आगे चलकर बहुत बड़ा दार्शनिक, विचारक, लेखक, चिंतक बनता है, उसके मन पे क्या गहरा प्रभाव उस युद्ध का पड़ा होगा। ठीक है। प्रायः प्लेटो जो था वो कला प्रेमी था, उसको कहते हैं कि वो कला प्रेमी है, लेकिन वह अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात प्लेटो करने लगते हैं। ठीक है ना। और आलोचकों ने प्लेटो के सिर्फ एक सिद्धांत पे बल दिया है कि भाई वो कवियों का बहिष्कार कर देता है, अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना में कवि नहीं आते हैं, लेकिन यह अधूरा मत है। दरअसल प्लेटो कहता है कि हमें उस तरह की कविताएं चाहिए, हमें उस तरह का साहित्य चाहिए जो हमारे भीतर क्या कर सके? साहस पैदा कर सके, जो हमें प्रेरित कर सके, जो हमारे भीतर आत्मबल पैदा कर सके। आगे चलकर हम विस्तार से उनके एक एक मत का मूल्यांकन करेंगे। तो प्लेटो का जो एक प्रारंभिक दृष्टिकोण कविता और साहित्य को लेकर के बना, वो इसलिए बना कि युद्ध की विभीषिका में उन्होंने यह देखा और समझा कि शक्ति के आगे, सामर्थ्य के आगे सब कुछ क्या है? घुटने, सबको क्या करना पड़ता है? घुटने टेकने पड़ जाते हैं। इसलिए भी जो प्लेटो का जो काव्य चिंतन निर्मित हुआ, जो कविता का विरोध, नाटक का विरोध वह करते हैं एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करने के लिए, परिकल्पना में यह कहकर कि कविताएं या नाटक मनुष्य को क्या करती हैं? भावुक बनाती हैं, संवेदनशील बनाती हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो व्यक्ति कमजोर होता है तो क्या होता है? समाज भी कमजोर हो जाता है। तो इसके पीछे एक पहली जो पृष्ठभूमि रही वह स्पार्टा और एथेंस के युद्ध की रही, जिसमें एथेंस क्या हो गया? बुरी तरह से बर्बाद हो गया। प्लेटो के काव्य चिंतन पे जो दूसरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, वह प्रभाव था उनके गुरु सुकरात का। किसका? उनके गुरु सुकरात का। ठीक है। आप देखें कि 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की पराजय हुई। ठीक है। और उसके 5 वर्ष बाद यानी कि 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। सुकरात जो कि प्लेटो के गुरु थे, उनको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई और जहर का प्याला पीकर अंत में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। अब सवाल उठता है कि क्यों सुकरात को मृत्यु दंड की सजा दी गई और सुकरात के क्या ऐसे विचार थे जो विचार प्लेटो को प्रभावित कर रहे थे। तो सुकरात को आप बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। सुकरात कोई परंपरागत अध्ययन अध्यापन नहीं कर रहे थे, कोई किताब नहीं लिख रहे थे या क्लास में, कॉलेज में, स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे।
वो रास्ते में, सड़कों पे चलते हुए, बाजार में चलते हुए, कहीं भी इकट्ठे होकर युवाओं को मोटिवेट करने का काम कर रहे थे। और उनकी जो विचार सारणी थी सुकरात की, उसमें भावनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। ठीक है, वे सुकरात जो थे वे आत्मदीपो भव के प्रचारक थे। वो कहते थे कि तर्क की कसौटी पर स्वयं को कसो, अपने चिंतन और अपने विवेक से निर्णय लेना सीखो। वो लगातार युवाओं को अपने चिंतन, तर्क, ज्ञान, विज्ञान, सत्य की खोज, अनुसंधान, इस तरह की चीजों के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि अगर उम्र में कोई बड़ा है तो उम्र में बड़ा हो जाने से यह मतलब नहीं है कि हम उनकी हर बात को मान लेंगे। उनकी हर एक बात को भी तर्क की कसौटी पे कसा जाना है, समझना है कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वो यह भी कहते थे कि माता पिता की हम संतानें हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी हर एक बात मानने के लिए क्या है? विवश है, या उनकी हर एक बात को मानना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है ना? वो कहते थे कि उनकी बात को भी तर्क की कसौटी पे कसा जाना चाहिए। यानी कि सुकरात व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे थे, तार्किकता को बढ़ावा दे रहे थे, चिंतन को बढ़ावा दे रहे थे, बौद्धिकता को बढ़ावा दे रहे थे। और जब व्यक्तिवाद उभरता है, व्यक्ति का चिंतन उभरता है, तर्क उभरता है, बौद्धिकता उभरती है, तो जाहिर सी बात है परंपरागत रूढ़ियां जो है, परंपरागत विचार जो है वो टूटने आरंभ हो जाते हैं। आप कबीर को याद करिए, मध्यकाल में अपने यहाँ कबीर को, वह भी क्या करते हैं? तर्क की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तर्क दिया ना कि तर्क के आधार पर चीजों को कसिए और तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। ठीक है, और सुकरात एकनिष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य के अनुसंधान में लगे रहने के लिए युवाओं को क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। और उनका कहना था कि यथा स्थितिवाद, यानी कि जो चीजें हैं उसको हूबहू स्वीकार कर लेना बुजदिली है, गुलामी है। आप आधुनिक सोच कैसे विकसित कर सकते हो, आधुनिक चिंतन कैसे विकसित कर सकते हो? युवाओं को इसके लिए वो लगातार क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। और सुकरात उपयोगितावाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? उपयोगितावाद। उनका कहना था कि शिव यानी कि गुड, सुंदर वही है जो यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है। जिसका उपयोग नहीं है वह सुंदर नहीं हो सकता है। आप अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने चिंतन का, अपने विचार का, तो आपका वह विचार, चिंतन या बुद्धि सुंदर नहीं है। ठीक है, अब सुकरात की जो विचार थे वो इतने उत्तेजक और इतने लुभावने थे कि यूनान का हर एक युवा उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहा था। प्लेटो भी उनसे प्रभावित हुए, प्लेटो ने अपना गुरु माना उनको, और आगे चलकर सुकरात की कही गई बहुत सी बातों को उन्होंने लिखा, किताबों में लिखा, उसका वर्णन किया, उसका विवेचन किया, उसको विस्तार से बताया। लेकिन समस्या क्या हुई? सुकरात के इन विचारों ने यूनान में जो रूढ़िवाद का समर्थन करने वाली जो सत्ता थी, रूढ़िवाद और परंपरागत चीजों का जो लोग समर्थन कर रहे थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उनको लगा कि यह व्यक्ति हमारी पूरी सत्ता को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। और यूनान में एक नई क्रांति युवाओं के माध्यम से यह क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। इसलिए सुकरात के खिलाफ एक साजिश आरंभ हो गई। ठीक है, और उस साजिश के तहत सुकरात के ऊपर ईश्वर को न मानने का आरोप लगाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो तार्किक होगा, जो वैज्ञानिक होगा, वह नहीं मानेगा। वह तर्क की कसौटी पे हर एक चीज को कसना चाहेगा, वह ईश्वर को भी तर्क की कसौटी पे कसना चाहेगा। अब कबीर जो है वह ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन धार्मिक पाखंडों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, तो जो रूढ़िवादी सत्ता थी, उस रूढ़िवादी सत्ता के सामने क्या हो गई? समस्या खड़ी हो गई, और सुकरात के ऊपर आरोप लगाया गया कि वह ईश्वर को नहीं मानते हैं और युवाओं के भीतर खराब और दूषित विचार का प्रोत्साहन देते हैं। दूषित विचार उनको, उनके ऊपर क्या कर देते हैं? भरते हैं, और उनको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। 500 कुछ जजेस, 500 से ज्यादा जज निर्णय देने के लिए बैठे थे, और बहुमत जजों का सुकरात को मृत्यु दंड देने के पक्ष में था, और सुकरात को मृत्यु दे दी गई। और मृत्यु कब दी गई? एथेंस की पराजय के मात्र 5 वर्ष के बाद। ध्यान रखिएगा, एथेंस पराजित होता है और उसके ठीक 5 वर्ष के बाद सुकरात को
क्या कर दी जाती है, मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है। लेकिन सुकरात भी कहां मानने वाले थे, अंत में जेल में मरते मरते भी, जिस समय उन्हें जहर का प्याला पीना था, तब भी युवाओं को संबोधित कर रहे थे। ये धुन के पक्के लोग, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते हैं। भगत सिंह को याद करिए, फांसी दी जानी है और वह आदमी क्या कर रहा है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है, व्यायाम कर रहा है, अपने सारे काम कर रहा है। तो निर्भीक लोग, तो निर्भीकता थी उनके भीतर। आप देखें कि ये जो दो घटनाएं घटी, एथेंस की पराजय और सुकरात की मृत्यु, एथेंस की पराजय और सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो के भीतर जो एक हड़कंप मचाया, उस हड़कंप के कारण लोकतंत्र में प्लेटो की आस्था समाप्त हो गई। प्लेटो को लगा कि यही व्यक्ति, जो सुकरात जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहा है, लोकतंत्र में क्या होती है, अभिव्यक्ति की आजादी होती है, हम अपनी बात खुल करके रख सकते हैं। वह कैसा लोकतंत्र जहां बौद्धिक विमर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, मृत्यु दे दी जाती है। लोकतंत्र एक और वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी तरफ बुद्धिवाद और तर्क को क्या करता है, दबाने का काम करता है। और उसके मन में आया कि इससे तो अच्छा है स्पार्टा का अधिनायकवादी शासन तंत्र, ठीक है ना, जहां मतलब ना तो पराजय की ग्लानि है और ना ही बुद्धिवादी होने के लिए आपको सजा दी जाएगी। इस प्रकार प्लेटो की जो एक काव्य कला संबंधी जो चिंतन है, उस काव्य कला संबंधी चिंतन के पीछे इन दो परिस्थितियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक एथेंस की पराजय और दूसरा उनके गुरु सुकरात की मृत्यु। इसके उपरांत उनको ये लगने लगा कि शक्ति जो है, सामर्थ्य जो है, वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज हो जाती है। अगर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हम आजादी ही नहीं बचा पाएंगे, स्वतंत्रता ही नहीं बचा पाएंगे, हमारी स्वतंत्रता ही हमसे छीन जाएगी। और तब जाकर प्लेटो ने काव्य चिंतन के संबंध में एक विस्तार से अपना दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया और कई तरह के तर्क दिए, और उन तर्कों के आधार पर काव्य कला संबंधी जो उनका चिंतन था, उसको उन्होंने क्या किया, प्रतिपादित किया और प्रस्तुत किया। इसलिए प्रायः हम ये आते हैं, पढ़ते आए हैं कि प्लेटो काव्य का विरोधी था, कवियों को निकाल देता था, ये था वो था। पर क्यों था, सवाल ये है कि क्यों था, उसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी। उन परिस्थितियों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम बड़े मजेदार ढंग से आसानी से उन विचारों को, उन मतों को नहीं समझ पाएंगे जिसमें प्लेटो अपने किस तरह के काव्य का विरोध करता है। हालांकि वो हर तरह के काव्य का विरोध नहीं करता, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह के काव्य का विरोध करता है और क्यों करता है। अब विषय खुल चुका है, ठीक है ना, दृश्य आपके सामने उपस्थित है। अब हम क्रम से जो 5, 7, 8 महत्वपूर्ण बातें प्लेटो की काव्य चिंतन के संबंध में है, उसे एक एक करके प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि प्लेटो जो थे वो मूलतः दार्शनिक थे, ठीक है, सुकरात से क्या थे, प्रभावित थे। और दर्शन तर्क और चिंतन पर बल देता है, बुद्धिवाद पे बल देता है, वो भावनाओं पे ज्यादा बल नहीं देता है। याद करिए कि सुकरात कहते थे कि भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, वह विचार और सत्य और ज्ञान के अनुसंधान की बात करते थे। तो जब हम प्लेटो के सिद्धांत की जब हम बात करने जा रहे हैं, काव्य संबंधी सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह दार्शनिक चिंतन था काव्य के संबंध में उनका, ठीक है। तो पहली बात जो इस संबंध में हमारे सामने आएगी वो ये है कि प्लेटो स्पार्टा द्वारा एथेंस की पराजय से इतने विचलित हुए कि उनको एथेंस का साहित्य, संस्कृति, कला, बौद्धिकता महत्वहीन लगने लगी और उन्हें लगा कि शक्ति का अर्जन करना चाहिए, देश के नागरिकों में शक्ति का विकास होना चाहिए और उनकी आत्मा में साहस का विकास होना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया क्या है, तो उनको लगा कि किसी देश या समाज के नागरिक के निर्माण में वहां की शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उन्होंने कहा, उनका यह मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे किसी देश या समाज के नागरिक का हम निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा के 2 बुनियादी आधार स्तंभ चुने। एक शारीरिक शिक्षा, जिससे हमारा शरीर क्या हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, हम दुश्मन का सामना कर सकें, कोई हमें आसानी से हरा
नहीं सके, इसके लिए शारीरिक शिक्षा। और दूसरा, आत्मिक रूप से अंदर से भी हम समृद्ध हो सकें, साहसी हो सकें, ताकतवर हो सकें, इसके लिए संगीत शिक्षा। उन्होंने शारीरिक शिक्षा और संगीत शिक्षा को अनिवार्य तत्व शिक्षा में माना और उनका यह कहना था कि शिक्षा का आरंभ इन्हीं दो विषयों से होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, ताकि हम शारीरिक रूप से क्या हो सकें, मजबूत हो सके। क्यों? इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? एथेंस की बुरी तरह से स्पार्टा द्वारा पराजय। और दूसरा, संगीत शिक्षा, ताकि हम अंदर से क्या हो सके, साहसी हो सके और मजबूत हो सके। और आपको पता है, आपको बताऊं कि सोवियत आदि जो देश हैं आज भी, जो समाजवाद को बहुत मानते हैं, आज भी वहां पे प्राथमिक कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक शारीरिक शिक्षा और संगीत शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में वहां आज भी क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो चिंतन था उनका इस संबंध में कि वो शरीर को ज्यादा, बल को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, प्लेटो चूंकि प्रत्ययवादी दार्शनिक है। कौन से दार्शनिक हैं? प्रत्ययवादी। और प्रत्ययवाद के अनुसार विचार यानी कि आइडिया ही सत्य है। क्या है? विचार ही सत्य है, आइडिया ही सत्य है। और ईश्वर जो है वह उस विचार का क्या है? सृष्टा है। ईश्वर उस विचार का क्या करता है? सृजन करता है। अब प्लेटो ये कहते हैं, आरंभ में मैंने आपको कहा कि प्लेटो कहता है कि साहित्य या कला जो है वह छाया की छाया है, नकल की नकल है, कह रहे थे ना। अब उस बात को हम यहां विस्तार से समझेंगे। प्रत्ययवादी दर्शन जो है वह मानता है कि इस संसार में ईश्वर ही विचारों का सृष्टा है और विचार ही सत्य है, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि हमारी आंखों के सामने ये जो वस्तुगत सत्ता है, जो कुछ भी दिखाई दे रही है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वह ईश्वर की जो सत्ता है उसका क्या है? अनुकरण है। आई बात समझ में? यानी कि जो प्रथम सत्य ईश्वर सत्य है, विचार सत्य है, वस्तुगत सत्ता उसका अनुकरण है। कवि या साहित्यकार जो मनुष्य पे कविता लिखता है, नदी पे कविता लिखता है, पहाड़ पे कविता लिखता है, नाटक लिखता है, उस वस्तुगत सत्ता का क्या करता है? अनुकरण करता है। इसीलिए वह सत्य से तीसरे पायदान पे दूर है। अब समझिए वो क्यों कह रहा है छाया की छाया, नकल की नकल क्यों कह रहा है? कि ईश्वर की नकल है ये वस्तुगत सत्ता, और कवि जो है उस वस्तुगत सत्ता पे क्या करता है? कविताएं या साहित्य लिखता है, यानी कि वह उस वस्तुगत सत्ता की क्या करता है? नकल करता है, यानी कि छाया की छाया या नकल की नकल। इसीलिए वो कहता है प्लेटो कि कला साहित्य क्या है? नकल की नकल है, छाया की छाया है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है, यथार्थ से यह क्या है? कोशों दूर है। और प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से थ्राइस रिमूव्ड है, तीसरी दूरी पे आता है। थ्राइस रिमूव्ड एक शब्द है, थ्राइस रिमूव्ड है, जिसे कि आप त्रिधा अपेत कहते हैं, कि तीसरे स्तर पे क्या है? उससे दूर है। आई बात समझ में? इसलिए वह उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। पहला चिंतन आया उनका, ठीक है ना। एक बात तो आई कि वो शारीरिक शिक्षा और संगीत पे जोर देते हैं, और दूसरा कि क्यों वो कविता को सत्य से दूर मानते। इसके पीछे उनके तर्क आ गए आपको कि क्या कहते हैं वो, कि ईश्वर परम सत्य है, विचार परम सत्य है, वस्तु जगत जो है उसका अनुकरण है, और साहित्य और कला उस वस्तु जगत का अनुकरण है, यानी कि छाया की छाया या नकल की नकल, इसलिए यह सत्य से क्या है? दूर है। और यह कह के उसको क्या कर देते हैं? नकार देते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं प्लेटो, अगला विचार जो इस संबंध में आता है, वो कहते हैं कि काव्यों में ऐसी कितनी कहानियां आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो है, वो जो नायक है, वह दुख भोगता है, पीड़ा में पड़ जाता है या शोकाकुल हो जाता है, और दुर्जन जो है, दुष्ट जो है या खलनायक जो है, वो सुख भोगते हैं, आनंद लेते हैं। तो जिस विधान में, वो कहता है कि जिस विधान में, जिस साहित्य में, जिस कला में सदाचार के लिए कोई जगह नहीं है, सदाचार दुख भोग रहा है, ठीक है ना, वहां नैतिकता कैसे टिकेगी? इसलिए कविता को बंद करो, नाटक को हटाओ, क्योंकि यहां तो नायक जो है वो तो दुख भोग रहा है, और जो दुष्ट है उसको सुख भोगते हुए दिखाया जा रहा है। तो यह समाज पे कैसा प्रभाव डालेगा? समाज पे इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको किनारे करो, इसलिए इसको बाहर करो। ठीक है, प्लेटो का जो अगला जो मत है, एक एक करके हम उसका, तो एक तो काव्य भाषा संबंधी जो चिंतन है, तर्क में बता, अगला जो तर्क है, तर्क, ये सारे तर्क हैं। प्लेटो का जो अगला तर्क है वो कहता है कि होमर जैसे जो लेखक हैं
महान लेखक हुए यूनान के, वे अपने महाकाव्यों में देवताओं का चरित्र गढ़ते हैं। और वे देवता कभी लोभी हो जाते हैं, कभी डरपोक हो जाते हैं, कभी भाग जाते हैं, ठीक है ना, कभी उनके भीतर लोभ दिखाया जाता है, ठीक है ना, कभी उनके ऊपर कभी वो क्रूर दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रूरता, लोभ, कायरता, इस रूप में जो चित्रण किया जा रहा है नायकों का महाकाव्यों में, ठीक है ना, ऐसे में उनका देवत्व कहाँ गया? अगर उनके अंदर देवत्व है तो वो लोभी क्यों हो गए, क्रूर क्यों हो गए, ठीक है ना, भाग क्यों गए? वे साधारण मनुष्य को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? साधारण मनुष्य इससे प्रेरित नहीं होगा। इसलिए क्या करो, बाहर करो ऐसे काव्य को, ऐसे साहित्य को बाहर करो, क्योंकि इस तरह का साहित्य हमें कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कहा कि नाटकों के जो पात्र हैं, और तर्क दिया, नाटकों के जो पात्र हैं वो जब अभिनय करते हैं तो अगर नाटक में कोई बुरा कैरेक्टर है, खराब कैरेक्टर है, गंदा कैरेक्टर है, तो उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और कहा कि उसका अनुकरण करते करते वे सारे गुण उनके अंदर भी क्या होने लगते हैं? समाहित होने लगते हैं, वैसा आचरण वे करने लगते हैं। ये गलत बात है, जबकि इस संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण एकांगी है, एक तरफा है। अब उस नाटक में अच्छे कैरेक्टर भी तो हैं, तो इस बारे में वो नहीं कह रहे हैं कि अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हुए आपके अंदर अच्छाई आती है। उनका ध्यान इस बात पे है कि खराब कैरेक्टर प्ले करते हुए आपके भीतर क्या होती है? बुराई आती है, ठीक है ना। तो ऐसे में इस तरह के नाटक, इस तरह की कविता या इस तरह का साहित्य कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए क्या करो, बाहर करो, हटाओ इसको, जरूरत नहीं है इसकी। तो ये सारे जो तर्क वो दे रहे हैं, ये सारे तर्क वो साहित्य और कला के विपक्ष में दे रहे हैं कि किन किन वजहों से साहित्य और कला को क्या कर दिया जाना चाहिए? नकार देना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं आगे, वो अगला तर्क देते हैं कि नाटकों में जो महान कलाकार हैं, जो अभिनय करते हैं, ठीक है ना, तो दुख की घड़ी में वो कलाकार जो है, अभिनेता जो है, वो आंसू बहाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, छाती पीटते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है। और उनको देखकर जो दर्शक हैं उनको भी वैसी ही प्रेरणा मिलती है कि दुख की घड़ी में वो भी छाती पीटने लगे, वो भी रोने लगे, वो भी शोकाकुल होने लगे। जबकि प्लेटो का यह मानना था कि दुख का सामना तो धीरज के साथ किया जाना चाहिए, साहस और धैर्य के साथ दुख का सामना किया जाना चाहिए। तो शोकाकुल जो अभिनेता हैं या शोकाकुल जो पात्र हैं, वो अपने दुख से, अपने शोक से दर्शकों को या जनता को दुखी देने की प्रेरणा तो दे रहे हैं, दुखी होने की प्रेरणा दे रहे हैं, शोकाकुल होने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए वे ऐसे नाटकों और साहित्य का विरोध करते हैं जहां पे इस तरह का शोक और दुख दिखाया जाता हो, और कहते हैं कि अगर नाटक और साहित्य में शोक है, दुख है, तो इसे क्या करो, बाहर करो, इससे जनता को कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। आई बात समझ रहे हैं? उनके तर्कों को आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि काव्य और नाटक जो है, वो अगला तर्क उनका है कि काव्य और नाटक जो है वह अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन, जब भाव का उच्छलन होता है, जब भाव हृदय में भरता है, तब काव्य और नाटक क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। काव्य और नाटक तर्क से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। और प्लेटो का यह मानना था कि तर्क निरपेक्ष कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। सुकरात भी यही बात कहते हैं कि जो चीजें तर्क की कसौटी पे नहीं कसी जा सके उसका कोई महत्व नहीं है। तो भाव से उद्भूत और भाव पर आधारित होने के कारण काव्य या नाटक में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। इसलिए क्या करो, निकाल बाहर करो, ठीक है। काव्य और नाटक को हटाओ, यहां तार्किकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये सारे उनके तर्क हैं एक एक करके, जिन तर्कों के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, काव्य और नाटक को खारिज कर रहे हैं, ठीक है। इससे भी बड़ी बात वह तर्क देते हैं कि भाव मूलक होने के कारण काव्य भाव को ही उद्दीप्त करता है। कविता पढ़ते समय, नाटक पढ़ते समय हमारे अंदर क्या होती है? भावुकता आती है, तार्किकता नहीं आती है, सोचने समझने की ताकत नहीं आती। उस समय हम क्या होते हैं? भावुक होते हैं, ठीक है ना। तो काव्य और नाटक तर्क को नहीं, भाव को प्रभावित करते हैं, हृदय को प्रभावित करते हैं, बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाते। और उन्होंने कहा कि काव्य जो है वो मनोवेगों का पोषण और संचन करता है। उन्होंने कहा पोएट्री फीड्स एंड वाटर्स द पैशन, पोएट्री फीड्स एंड वाटर द पैशन, यानी कि मनोवेगों का क्या करती है? कविता जो है या नाटक जो है वो मनोवेगों का क्या करती है? पोषण करती है। और भाव की उद्दीप्ति का दुष्परिणाम यह हो सकता है कि सत्य को देखने की हमारी ताकत चली जाती है, क्योंकि तो दार्शनिक थे,
तर्क की कसौटी पे हर चीज को कसना चाहते थे, तो सत्य को देखने की हमारी ताकत चली जाती है और भाव का अतिरेक होने से हमारे भीतर संयम या संतुलन भी खत्म हो जाता है। इसलिए क्या, पोएट्री को, ऐसी पोएट्री को हटाओ, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक का जो प्लेटो की जो किताब थी, उसके उपसंहार में कहते हैं कि जब कोई अभिनेता हमारे यहाँ आता है और अपने को तथा अपनी कला को प्रदर्शित करता है, तो हम उसके सामने मधुर, पवित्र एवं विलक्षण जीव के रूप में उसकी पूजा करेंगे, किंतु हम उन्हें बता देंगे कि उनके जैसे लोगों को हमारे राज्य में रहने की कोई अनुमति नहीं है। इसका कारण यह है कि हम अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्मतर और कठोर कवि को ही देख रखेंगे, जो सच्चरित्रों के गुणों का ही अनुकरण करे। अब यहां एक बात थोड़ी स्पष्ट हो रही है, प्लेटो काव्य भर का विरोधी नहीं है। वो यहां कह रहे हैं कि हम ऐसे कवि को अपने राज्य में रखना चाहते हैं जिसकी कविता कठोर हो, यानी कि जो हमारे भीतर साहस और वीरता और सच्चा चरित्र पैदा कर सके। वैसी कविता तो हमें स्वीकार है, लेकिन वैसी कविता हमें स्वीकार नहीं है जिस कविता से हमारे भीतर क्या होती हो, भावुकता आती हो। आलोचकों ने दरअसल प्लेटो के सिर्फ इसी सिद्धांत को ज्यादा व्याख्यायित किया कि वो कविता का विरोधी थे, लेकिन किस तरह की कविता के विरोधी थे, ये तर्क के साथ उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप में प्लेटो उस तरह की कविताएं, नाटक या साहित्य चाह रहे थे जिससे भीतर वीरता पैदा हो सके, प्रेरणा पैदा हो सके। भावुकता और संवेदनशीलता पैदा करने वाली कविता या नाटक के लिए उनके राज्य में कोई स्थान नहीं था। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो चूंकि मूलतः दार्शनिक थे, वे तर्क की कसौटी पे, विचार प्रणाली के आधार पर चीजों को कसते थे, उसका मूल्यांकन करते थे। इसलिए भावुकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाली कविता या नाटक के लिए उनके राज्य में कोई स्थान नहीं था। ठीक है, यह प्लेटो के सिद्धांत का एक तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। और वे एक ऐसा काव्य चाहते थे, ऐसी कविता का निर्माण चाहते थे जिसमें कि देवताओं का गुणगान हो, शौर्य हो, वीरता का बखान हो, ठीक है ना, जो भीतर कठोरता पैदा करे, साहस पैदा करे। क्योंकि उनका क्या था, एथेंस की पराजय के बाद वो इस बात को समझ गए थे कि अगर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो कला और साहित्य से आप क्या कर सकते हैं, युद्ध नहीं जीत सकते हैं। इसलिए वही कला, वही साहित्य उन्हें चाहिए जो आपके आत्मबल को क्या कर सके, निर्मित कर सके, आपके आत्मबल को जगा सके। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो निसंदेह काव्य विरोधी थे, लेकिन उनके राज्य में उस तरह की कविताएं अपेक्षित थीं। वो उस तरह की कविताओं की अपेक्षा अवश्य करते थे जिससे व्यक्ति का आत्मबल और साहस क्या हो सके, प्रेरित हो सके और प्रेरणा पा सके। और वह यह भी कहते थे कि जो कविताएं कवि लिखता है या साहित्य रचता है या कला जो लिखता है, वह डिवाइन इंस्पिरेशन है, ईश्वरीय प्रेरणा है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। वो व्युत्पत्ति, प्रतिभा और अभ्यास को कोई महत्व नहीं देते थे। हम लोग पढ़ते ना, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो उनके लिए वो कुछ नहीं था। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। ईश्वरीय प्रेरणा से व्यक्ति क्या करता है, कविता लिखता है, और ईश्वरीय प्रेरणा से कवि को या कला को जोड़ करके वो यह बताना चाह रहे थे कि कला या कविता तर्क से निम्न श्रेणी की चीज है, तर्क उससे ऊपर है। क्योंकि तर्क में व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति का विचार होता है, और कविता में ईश्वर की प्रेरणा होती है। आई बात समझ में? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो दार्शनिक थे मूलतः, तो उनके सिद्धांत दर्शन से प्रभावित हैं। तो उनका यह कहना था कि मूलतः जो तर्क है या जो चिंतन है, वह कविता से ज्यादा मूल्यवान या ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तमाम तरह के विचारों के साथ प्लेटो आते हैं और कविता या नाटक का खंडन करते हैं, और उस तरह की कविताओं और नाटक को समाज या राष्ट्र के निर्माण में स्वीकृति देने की बात करते हैं, जिससे व्यक्ति का साहस बढ़े, आत्मबल आए और उसको प्रेरणा मिल सके। ये है प्लेटो का काव्य सिद्धांत
और ये सारी बातें हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत के निर्माण के पीछे, वो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में प्लेटो का काव्य सिद्धांत या काव्य चिंतन क्या हुआ, निर्मित हुआ। आगे बात समझ में आ गया अब?